आज 2 सितंबर है और आज भी द हिंदू में 2 एडिटोरियल आए हैं। पहला एडिटोरियल है जीडीपी के आंकड़ों के बारे में। वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही के जीडीपी के आंकड़े आए हैं। और दूसरा एडिटोरियल है एक बार फिर से एसआईआर से, बिहार से, सुप्रीम कोर्ट से। तो शुरू करते हैं। 29 अगस्त 2025 को पिछली तिमाही के जीडीपी के आंकड़े आए हैं। पिछली तिमाही यानी अप्रैल, मई, जून 2025 के आंकड़े। यह तिमाही 2025 की पहली तिमाही है क्योंकि वित्त वर्ष अप्रैल से शुरू होता है और मार्च तक चलता है। वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही के जीडीपी के आंकड़े बता रहे हैं कि इस तिमाही में 7.8% की वृद्धि हुई है। इसको देखकर सबको आश्चर्य हुआ है, एक सुखद आश्चर्य होना ही था क्योंकि इतनी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। अभी पिछले ही महीने आरबीआई ने 6 अगस्त को वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही की जीडीपी के अनुमान जारी किए थे और इसमें कहा गया था कि इस क्वार्टर 1 में जीडीपी की वृद्धि दर रहने वाली है लगभग 6.5%। और अब जो आंकड़े आए हैं वो अनुमान से काफी ज्यादा हैं, इसलिए आश्चर्य भी हो रहा है। इस एडिटोरियल में ओवरऑल वृद्धि की बात तो उतनी नहीं की गई है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर काफी ज्यादा बातें की गई हैं। तो ओवरऑल वृद्धि दर रही 7.8%, जबकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वृद्धि रही 7.7%। इस साल 7.7% वृद्धि रही और पिछले साल मैन्युफैक्चरिंग की सेक्टर में इसी क्वार्टर में वृद्धि रही थी 7.6%। तो पहले यह देख लेते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या है, फिर देखेंगे कि इसमें इतनी ज्यादा ग्रोथ कैसे हुई है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कच्चा माल, मशीन, मजदूर और अलग अलग प्रोसेस का यूज करके ग्राहक के लिए तैयार माल बनाया जाता है, जिसका उपयोग ग्राहक सीधे तौर पर कर सकता है। उदाहरण के लिए देखें तो कपड़े, पैकेज्ड फूड, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स और भी कई चीजें वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ही आती हैं। आंकड़े देखकर सवाल उठा कि जीडीपी में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जीडीपी में इतनी ज्यादा वृद्धि कैसे हुई है। कारण बताया कि अमेरिका ने टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी थी, जिसके बारे में भी आपने चर्चा सुनी ही होगी, सुन रहे होंगे, काफी बवाल मचा हुआ है। तो अमेरिका ने टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी थी, इसलिए भारत ने निर्यात करने के लिए भारत के निर्यातक और अमेरिका के आयातक ज्यादा से ज्यादा माल अमेरिका भेजना चाह रहे थे। इसलिए भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर दबाव बढ़ा और प्रोडक्शन ज्यादा हुआ और ग्रोथ ज्यादा हुई। अगर कारण यही है तो भारत से एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए था, लेकिन इस तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक्सपोर्ट बढ़ा है सिर्फ 1.6%। फिर सवाल उठा कि माल कहाँ गया। तो जवाब आया कि कंपनियां घरेलू बाजार के लिए ही प्रोडक्ट बना रही थी क्योंकि घरेलू बाजार में ही इतनी डिमांड थी। हालांकि सरकार ने जो आंकड़े दिए हैं उनमें कुछ भी साफ साफ लिखा हुआ नहीं है। ये जो बातें हमने की है केवल अनुमान जताया जा रहा है और सरकार की इसी अपारदर्शिता को लेकर काफी सवाल उठ भी रहे हैं। अभी आईआईपी के भी आंकड़े आए हैं। आईआईपी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसके भी आंकड़े आए हैं। विनिर्माण क्षेत्र को आईआईपी से ही मापा जाता है। आईआईपी के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में Q1 में 2025 में 3.3% की ग्रोथ हुई है। पिछले साल इसी तिमाही में ग्रोथ रेट थी 4.3% की। यहां सवाल उठता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आईआईपी से भी मापा जा रहा है और जीडीपी से भी मापा जा रहा है। जीडीपी कहता है कि 7.7% की ग्रोथ हुई है और आईआईपी कहता है कि 3.3% की ग्रोथ हुई है। फिर सही बात क्या है? तो सही बात यह है कि दोनों सही है। जीडीपी से भी वृद्धि मापी जाती है और आईआईपी से भी वृद्धि मापी जाती है, लेकिन दोनों में अंतर और ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब जीडीपी की बात हो रही है तो बताया जाता है कि कितना पैसा पहले से ज्यादा कमाया है
और जब आईआईपी की बात होती है तो यह बताया जाता है कि पहले की तुलना में कितना ज्यादा सामान बनाया है। तो जीडीपी में बात होती है पैसों की और आईआईपी में बात होती है प्रोडक्शन की। कुछ और आंकड़े भी बताए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ना जरूरी है क्योंकि अभी तक जो हमने पढ़ा और अब जो हम पढ़ेंगे उसमें एक विरोधाभास है जो कि नजर आ जाता है। पहला आंकड़ा है स्टील के बारे में। स्टील की खपत पिछले वर्ष की इसी तिमाही की तुलना में धीमी रही है। तो हाईलाइट करने वाली बात क्या है कि स्टील की खपत धीमी रही। दूसरी बात है कि निजी वाहनों की बिक्री 5.4% घटी है। निजी वाहनों की बिक्री कम हुई है। तीसरी बात है कि कमर्शियल व्हीकल की बिक्री भी कम हुई है। कितनी कम हुई है? 0.6% कम हुई है। रेलवे की माल ढुलाई बढ़ी है 2.5%। पिछले साल इसी तिमाही में 5% की थी ग्रोथ। हवाई माल ढुलाई बढ़ी है 5.4%। पिछले साल 13.9% थी इसी तिमाही में। दुपहिया वाहनों की बिक्री भी 6.2% कम हुई है और तिपहिया वाहनों की बिक्री में वृद्धि हुई है 0.1% की। मामूली सी वृद्धि है। तो पहली बात हमने देखा कि स्टील की खपत कम हुई, निजी वाहनों की बिक्री कम हुई, कमर्शियल व्हीकल की बिक्री कम हुई, दुपहिया वाहन कम बिके और तिपहिया वाहनों की बिक्री में भी कोई खास वृद्धि हुई नहीं, वैसे ही बनी हुई है। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि जीडीपी बहुत ज्यादा बढ़ी, लेकिन इन चीजों की खपत तो बहुत कम हो गई और फिर वृद्धि कैसे आई है? सेवा सेक्टर का प्रदर्शन यानी सर्विस सेक्टर का प्रदर्शन पहले की तुलना में बहुत अच्छा रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारी जीडीपी यानी देश की कुल जीडीपी का लगभग 60-65% सर्विस सेक्टर से ही आता है। इस क्षेत्र में ग्रोथ तो हुई है, लेकिन इस सेक्टर की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसमें एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तुलना में काफी कम रोजगार हैं और जितने रोजगार हैं वे भी काफी हाई स्किल्ड रोजगार हैं। खैर, हर क्षेत्र की अपनी अपनी समस्या है। आगे देखते हैं। सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं बी आनंद नागेश्वर। ये कह रहे हैं कि सरकार इस साल के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट 6.3% से 6.8% के बीच में मानकर चल रही है। सोचने वाली बात है कि जब Q1 में 7.8% की ग्रोथ आ गई है तो क्या आने वाले क्वार्टर्स में ग्रोथ रेट कम होगी? सरकार को भी शायद ऐसा ही लग रहा है, तभी तो 7.8 से अनुमान कम होकर 6.3 कर दिया है। मतलब ग्रोथ रेट कहीं ना कहीं कम होने की आशंका तो है। सरकार एक तरफ कह रही है कि अमेरिका के टैरिफ का ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, सही भी है, ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ असर तो दिखाई दे रहा है। एडिटोरियल एक जरूरी सवाल उठा रहा है और इसमें कहा गया है कि सरकार के आंकड़ों में नॉमिनल जीडीपी है 8.8% और रियल जीडीपी है 7.8%। तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि Q1 में महंगाई सिर्फ 1% है? क्योंकि जब नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी से घटाया जाता है तो जो मिलता है उत्तर वही महंगाई का रेट होता है। मतलब नॉमिनल जीडीपी माइनस रियल जीडीपी इज इक्वल टू महंगाई, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति दर। तो एडिटोरियल कह रहा है कि आंकड़ों को जमा करने में, दर्ज करने में और कैलकुलेट करने में कुछ गलतियां तो जरूर हुई हैं। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी को इस तरह से समझ सकते हैं, एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री पेन बनाती है और फैक्ट्री ने पूरे साल भर काम किया और 10 पेन बना लिए। इन 10 पेन की कीमत है पर पेन 10 रुपए के हिसाब से 100 रुपए। फैक्ट्री को मिल गए 100 रुपए। अगले साल फिर से फैक्ट्री ने 10 पेन बनाए और महंगाई के कारण इस साल पेन की कीमत हो गई है 12 रुपए। तो फैक्ट्री को मिलेंगे 12 के हिसाब से 10 पेन के 120 रुपए। ठीक है। 2 साल हैं, पहला साल दूसरा साल। पहले साल में भी 10 पेन बने, दूसरे साल में भी 10 पेन बने। पहले साल कीमत थी पर पेन 10 रुपए, दूसरे साल पर पेन कीमत थी 12 रुपए। पहले साल फैक्ट्री को मिले 100 रुपए, दूसरे साल मिले 120 रुपए। मतलब इस साल
फैक्ट्री को 20 रुपए ज्यादा मिले हैं। इसका मतलब हुआ कि 20% ग्रोथ हुई है, क्योंकि पिछले साल 100 रुपए मिले थे, इस साल 120 रुपए मिले हैं, तो 20% की ग्रोथ हो गई। ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले साल भी 10 पेन ही बने थे, इस साल भी 10 पेन ही बने हैं, लेकिन कमाई ज्यादा हुई है। सवाल उठता है कमाई ज्यादा क्यों हुई है? सीधी सी बात है, महंगाई के कारण। महंगाई बढ़ गई थी और पेन का भाव बढ़ गया था। यहां से अगर महंगाई को हटा दें, यानी ये जो बढ़ी हुई 2 रुपए की कीमत है उसको हटा दें, 10 रुपए के हिसाब से पेन की कीमत जोड़ें इस साल की, तो कमाई होगी 100 रुपए। मतलब पिछले साल भी 100 रुपए और इस साल भी 100 रुपए। इसका मतलब है कि ग्रोथ रेट रही 0%, यानी वृद्धि हुई ही नहीं। तो यहां पर 0% को रियल जीडीपी ग्रोथ रेट बोलेंगे और 20% को नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट बोलेंगे। 0% में महंगाई इंक्लूड नहीं है, वो यहां पर महंगाई को हटा दिया गया है, और 20% में महंगाई है, 20% महंगाई ही है। यहां तक हमने एक पड़ाव पूरा कर लिया है। एक पड़ाव मतलब एडिटोरियल पढ़ चुके हैं। अब शॉर्ट नोट्स यानी की पॉइंट्स के थ्रू एक बार रिवीजन करेंगे, फिर मेंस का सवाल देखेंगे और उसके बाद जीडीपी के बारे में जरूरी फैक्ट्स पढ़ेंगे और लास्ट में एमसीक्यू देखेंगे। तो बात शुरू हुई थी जीडीपी के आंकड़ों से। अगस्त 29, 2025 को वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही यानी अप्रैल, मई, जून 2025 के जीडीपी के आंकड़े आए हैं। ये आंकड़े जारी किए हैं एनएसओ ने। एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। एनएसओ एमओएसपीआई यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत काम करने वाला एक ऑफिस है। इसको 2005 में सीएसओ और एनएसएसओ के विलय के बाद बनाया गया था। जाकर इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, जरूरी है, कभी एग्जाम में आ भी सकता है। आंकड़े बता रहे हैं कि 2025 की पहली तिमाही में ग्रोथ रेट है 7.8%। आरबीआई का अनुमान था 6.5% और जो आंकड़े आए हैं वे अनुमान से काफी ज्यादा हैं, काफी अच्छे हैं। आंकड़े देखकर सभी को सुखद आश्चर्य हुआ है, साथ ही कुछ सवाल भी खड़े हुए हैं, क्योंकि अलग अलग आंकड़े एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं, विरोधाभासी हैं। आंकड़ों में बताया गया कि जीडीपी ग्रोथ रेट है 7.8% और नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट है 8.8%। और जब नॉमिनल जीडीपी से रियल जीडीपी को घटाया जाता है तो मिलती है इन्फ्लेशन, और यहां अंतर है सिर्फ 1% का। तो क्या क्वार्टर 1 में इन्फ्लेशन सिर्फ 1% ही रहा? इसको लेकर सवाल उठा है। दूसरा विरोधाभास यह है कि आईआईपी के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्रोडक्शन 3.3% बढ़ा, जबकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जीडीपी ग्रोथ रेट रही 7.7%। यहां पर क्या बिना प्रोडक्शन के ग्रोथ हो गई? यह सवाल भी उठ रहा है। एक तरफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफी ज्यादा ग्रोथ हुई है, 7.7% की ग्रोथ हुई है, लेकिन दूसरी तरफ स्टील की खपत कम हुई, निजी वाहनों की बिक्री कम हुई, वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री कम हुई, दोपहिया वाहनों की बिक्री कम हुई और तिपहिया वाहनों की बिक्री भी नहीं बढ़ी। इसलिए कहा जा रहा है कि आंकड़ों में विरोधाभास है। हाँ, माल ढुलाई में वृद्धि हुई है। रेलवे माल ढुलाई में 2.5% की ग्रोथ हुई है इस तिमाही में, जो पिछले साल की इसी तिमाही में 5% थी। हवाई माल ढुलाई में 5.4% की ग्रोथ हुई है, जो पिछले साल इस तिमाही में 13.9% की ग्रोथ थी। आंकड़ों से कुछ चिंताएं उभर कर सामने आई हैं। चिंता है कि सांख्यिकी प्रणाली यानी जीडीपी का हिसाब किताब करने वाले सिस्टम में कुछ समस्याएं हैं, कुछ आंकड़ों में विरोधाभास है और जीडीपी की नॉमिनल रेट और जीडीपी की रियल रेट में जो अंतर है यानी महंगाई का अंतर, वो भी काफी कम है। दूसरी चिंता है कि सरकार इस साल के लिए ग्रोथ रेट 6.3% से 6.8% के बीच में मानकर चल रही है। इसका मतलब है कि आने वाले क्वार्टर्स में जीडीपी ग्रोथ रेट गिरने की संभावना है, क्योंकि अभी 7.8% जीडीपी की ग्रोथ रेट है और अनुमान अगर कम का है तो आने वाले समय में जीडीपी की ग्रोथ रेट कम होने की संभावना है। कुछ सुझाव भी दिए गए हैं। पहला सुझाव है सटीक आंकड़ों को लेकर। आंकड़े सटीकता से दर्ज किए जाएं, बिना किसी गलती से दर्ज किए जाएं,
और समयबद्ध तरीके से जितना समय हो चुका है उतने समय के आंकड़े दर्ज किए जाएं, कोई भी आंकड़ा छूटने ना पाए, ताकि आंकड़ों पर भरोसा किया जा सके। दूसरा सुझाव है विनिर्माण क्षेत्र में सुधार को लेकर। विनिर्माण क्षेत्र में ग्रोथ अच्छी हुई है, लेकिन कुछ सेक्टर्स में नेगेटिव वृद्धि हुई है। तीसरा सुझाव है सर्विस सेक्टर को लेकर। इस सेक्टर ने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन देश की जीडीपी सर्विस सेक्टर्स पर काफी निर्भर कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एग्री सेक्टर पीछे छूटते जा रहे हैं। एग्रीकल्चर में कमाई कम है और लोग ज्यादा है, वहीं पर सेवा सेक्टर में कमाई ज्यादा है और लोग कम है। तो ये सारी समस्याएं हैं, इनको लेकर कुछ हल ढूंढने चाहिए। जीडीपी के आंकड़े तो उम्मीद से ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन इनको लेकर थोड़ी सी कंफ्यूजन है, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, पारदर्शिता की कमी है, आंकड़ों में विसंगतियां हैं, कमियां हैं। की पॉइंट्स देख लिए, अब देखते हैं मेंस के लिए एक मॉडल क्वेश्चन। मेंस का सवाल है कि भारत की हालिया जीडीपी वृद्धि दर ने आशा तो जगाई है, किंतु आंकड़ों की विश्वसनीयता, विनिर्माण क्षेत्र की वास्तविक स्थिति और राजकोषीय स्थिरता पर गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं। सबसे पहले जीडीपी के आंकड़े बताए गए हैं, तो जीडीपी के आंकड़ों के बारे में ही लिखना है। फिर बताना है कि आंकड़ों में अच्छा क्या है और विरोधाभास क्या है। फिर समस्याओं का जिक्र करना है कि एक असंतुलित वृद्धि है, सेवा सेक्टर पर ज्यादा निर्भरता बढ़ गई है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सुधार की जरूरत है, और जो आंकड़ों में विसंगतियां हैं, आंकड़ों को दर्ज करने में कुछ खराबियां हैं, उन्हें सुधारा जाना चाहिए। और अंततः कंक्लूड करना है कि केवल एक अच्छी वृद्धि ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि वृद्धि संतुलित भी हो, पारदर्शी आंकड़े आए, संतुलित विकास हो और राजकोषीय प्रबंधन भी ठीक से चले। इस एडिटोरियल को पढ़कर एक इसका अच्छा उत्तर लिखा जा सकता है, क्योंकि इसमें कमियां भी बताई गई हैं और सुझाव भी बताए गए हैं कि किस तरह से इन कमियों को दूर किया जा सकता है। हम बार बार जीडीपी की बात कर रहे हैं, तो जीडीपी के बारे में उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स और उसका कंसेप्ट पढ़ना भी जरूरी है। तो सबसे पहले जीडीपी की डेफिनेशन देखते हैं। जीडीपी क्या है? जीडीपी है मौद्रिक मूल्य, जीडीपी है प्राइस, जीडीपी है कीमत। किस चीज की कीमत है जीडीपी? जीडीपी उन सभी चीजों की कीमत है, उन सभी सेवाओं की कीमत है जो एक देश के भीतर उत्पादित होते हैं और एक देश की भौगोलिक सीमा के भीतर बनते हैं। तो यहां पर इतना क्लियर है कि जीडीपी एक देश के भीतर बनने वाली सभी वस्तुओं और सभी सेवाओं की कुल कीमत होती है। लेकिन इसमें भी कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त तो यही है कि वस्तु या सेवाएं अंतिम होनी चाहिए। अंतिम होनी चाहिए, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है वे सभी चीजें, वे सभी सेवाएं जिन्हें अब सीधे ग्राहक ही यूज करेगा, उन सभी चीजों को अंतिम वस्तु या अंतिम सेवा कहते हैं। उदाहरण के लिए एक कंपनी ने टायर बनाए, टायर खरीद लिए कार कंपनी ने, और फिर कार कंपनी ने कार बेच दी ग्राहक को। यहां पर जो टायर है वो अंतिम वस्तु नहीं है, क्योंकि वो सीधे ग्राहक के पास नहीं गई। टायर वाली कंपनी ने टायर दे दिए कार वाली कंपनी को, तो यह एक मध्यवर्ती वस्तु हो गई। और उसके बाद कार बेची कार वाली कंपनी ने ग्राहक को, तो कार जो है वो अंतिम वस्तु हो गई। तो यहां पर कीमत टायर की नहीं जुड़ेगी, कीमत जुड़ेगी सिर्फ कार की। तो किसी देश में ऐसी सभी अंतिम वस्तुओं का मूल्य अगर हम जोड़ लेंगे कागज पे या कैलकुलेटर पे, तो हमको जीडीपी मिल जाएगा। यहां तक जीडीपी के बारे में 3 चीजें समझ आ गई हैं। पहली चीज, जीडीपी एक कीमत है, एक प्राइस है, एक मौद्रिक मूल्य है। दूसरी चीज, देश की भौगोलिक सीमा में बनी सारी चीजों की कीमत को जोड़कर हम जीडीपी पता कर सकते हैं। और तीसरी बात, शर्त यह है कि ये सारी चीजें अंतिम वस्तु होनी चाहिए, फाइनल गुड्स होने चाहिए। रॉ मटेरियल या मध्यवर्ती वस्तुएं नहीं चलेगी। टायर नहीं चलेगा, चलेगी सिर्फ कार। उदाहरण में सवाल उठता है कि ये चीजें कब बनी हुई होनी चाहिए, एक दिन में, एक महीने में या एक साल में। इसका जवाब है कि आपको कितने समय का जीडीपी पता करना है। अभी हमने एक तिमाही की जीडीपी के आंकड़े देखे। जीडीपी एक तिमाही की भी कैलकुलेट की जा सकती है और एक साल की भी।
यहां पर एक बात और ध्यान रखने वाली बात है कि जीडीपी में देश में बनने वाली सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, भले ही वे फैक्ट्री या गोदाम में पड़ी हुई हैं, भले ही न बिकी हुई हैं, हमें उससे मतलब नहीं है। अगर चीजें देश में बन चुकी हैं तो जीडीपी में कैलकुलेट हो जाएंगी। जीडीपी को कैलकुलेट करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका अभी हम देख चुके हैं, इस तरीके को उत्पादन पद्धति कहा जाता है। इसमें देश में बनी सारी फाइनल गुड्स की कीमत को जोड़कर जीडीपी कैलकुलेट की जाती है। इसमें रॉ मटेरियल की कीमत नहीं आएगी और मध्यवर्ती वस्तुओं की कीमत भी नहीं आती है, केवल फाइनल गुड्स की कीमत ही आएगी। कार वाले उदाहरण में हम देख चुके हैं कि मध्यवर्ती वस्तु क्या है और फाइनल गुड्स क्या है। दूसरा तरीका है आय पद्धति या इनकम मेथड का। इसमें हम देश के भीतर रहने वाले सभी लोगों के वेतन, लाभ, किराया और ब्याज को जोड़ देंगे तो हमें जीडीपी मिल जाएगी। किसी की आय का यही तो तरीके हो सकते हैं, या तो वेतन मिलेगा या लाभ मिलेगा या किराया मिलेगा या फिर ब्याज मिलेगा। इन सबको जोड़ देंगे तो आय पद्धति से, इनकम मेथड से हमको जीडीपी मिल जाएगी। तीसरा तरीका है व्यय पद्धति यानी एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें हम देश में होने वाले सारे खर्चे को जोड़ देंगे तो हमें जीडीपी का आंकड़ा मिल जाएगा। तो इसमें क्या क्या जुड़ेगा? इसमें जुड़ेगी खपत में जुड़ेगी निवेश, खपत और निवेश में जोड़ना है सरकारी खर्चे को, खपत, निवेश और सरकारी खर्चे में जोड़ना है शुद्ध निर्यात को। इन सभी को जोड़ देंगे, यानी खपत, निवेश, सरकारी खर्चे को और शुद्ध निर्यात को, 4 चीजों को जोड़ देंगे तो हमें जीडीपी का आंकड़ा मिल जाएगा। खपत का मतलब है कि हमारे जैसे आम लोगों ने जो कुछ भी अपने लिए खरीदा है वह सारी खपत होगी, उस खर्चे को इसमें यहां पर रख देंगे। निवेश का मतलब है सरकार का भी और प्राइवेट का भी, जिसमें मशीन, बिल्डिंग, उपकरण, ये सारी चीजें आ जाएंगी। सरकारी व्यय में है सरकार की तरफ से किया जाने वाला खर्चा। इसमें शिक्षा का खर्चा है, स्वास्थ्य का खर्चा है, रक्षा का खर्चा है, कर्मचारियों को देने वाला वेतन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारी चीजें सरकारी व्यय में आ जाएंगी। और शुद्ध निर्यात में देश के पूरे एक्सपोर्ट में से हम इंपोर्ट को घटा देंगे तो जो भी हमें मिलेगा उसको शुद्ध निर्यात कहेंगे। मान लीजिए हमने 100 रुपए का माल विदेशों में बेचा और 50 रुपए का माल खरीदा, तो जो अंतर है 50 रुपए का, मतलब हमने कमाई की, उसको हम यहाँ पर जोड़ देंगे 50 रुपए। लेकिन अगर हमारा इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है और अंतर माइनस में है, मान लीजिए हमने 100 रुपए का इंपोर्ट किया और 50 रुपए का एक्सपोर्ट किया, तो यहाँ अंतर माइनस में है 50 का, तो यहाँ पर ये 50 रुपए हमें घटाने पड़ेंगे। तो इसका फॉर्मूला है C यानी खपत प्लस I यानी इन्वेस्टमेंट प्लस G यानी गवर्नमेंट प्लस शुद्ध निर्यात यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इससे हमको जीडीपी का आंकड़ा मिल जाएगा। और यह थी व्यय पद्धति या एक्सपेंडिचर मेथड। यहां तक हमने देखा कि जीडीपी क्या होती है, कैसे कैलकुलेट की जाती है, उसकी 3 मेथड्स भी हमने देख ली। लेकिन जीडीपी कोई एक प्रकार की नहीं होती। अभी हमने बात की थी कि एक निश्चित समय सीमा में एक देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर बनी हुई सारी चीजों की, सारी वस्तुओं की, सारी सेवाओं की कीमत को अगर हम जोड़ देंगे तो हमें मिलेगी जीडीपी। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी देश में एक साल में 10 जोड़ी जूते बने, 1000 पर पेयर के हिसाब से देश का जीडीपी होगा 10,000 रुपए। अगले साल जूते 1200 के हो गए और देश का जीडीपी हो गया 12,000। जीडीपी बढ़ा लेकिन प्रोडक्शन उतना ही था, हमने प्रोडक्शन तो बढ़ाया ही नहीं। पहले साल भी 10 जोड़ी जूते बन रहे थे, दूसरे साल भी 10 जोड़ी ही जूते बन रहे हैं। इसका मतलब है कि जीडीपी महंगाई के कारण बढ़ गई। अगर दोनों सालों की जीडीपी को ठीक से कैलकुलेट करना है तो दोनों सालों का प्रोडक्शन एक ही कीमत पर कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब जाकर पता चलेगा कि प्रोडक्शन भी बढ़ा या नहीं, या सिर्फ महंगाई के कारण ही जीडीपी बढ़ रही है। मान लीजिए हमको 2023-24 और 2024-25 की जीडीपी कैलकुलेट करके उसकी तुलना करनी है। तो पहले वाले साल में मान लीजिए 10 जोड़ी जूते बने, दूसरे वाले साल में मान लीजिए
15 जोड़ी जूते बने। पहले साल कीमत थी 1,000 रुपये पर पेयर और दूसरे साल कीमत थी 800 रुपये पर पेयर। पहले साल कुल कमाई हुई 1,000 गुणा 10 यानी 10,000 और दूसरे साल कुल कमाई हुई 10,500 रुपये। अब यहाँ देखने वाली बात है कि पहले साल की तुलना में 500 रुपये ज़्यादा कमाई हुई है, मतलब जीडीपी बढ़ा है, लेकिन महंगाई कम हुई है। पहले 1,000 में जूते मिल रहे थे, अब 800 में मिल रहे हैं। तो हम इसको कहेंगे नॉमिनल जीडीपी, क्योंकि अगर हम जिस साल की जीडीपी माप रहे हैं उस साल की कीमत पर अगर उसका कैलकुलेशन करेंगे तो इसे नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। और इस तरह कंपेयर करने से हमें कुछ खास आंकड़े, कुछ ठोस आंकड़े मिल नहीं पाएंगे। तो जैसा हमने पहले बात की थी कि यदि हमें सच में कंपेयर करना है, ठीक से कैलकुलेट करना है, तो दोनों सालों के प्रोडक्शन की कीमत एक ही कीमत पर हमें कैलकुलेट करनी चाहिए। तो तय रहा कि 2011-12 में जो कीमतें थी जूतों की, उन कीमत पर 2023-24 और 2024-25 के साल के प्रोडक्शन की कुल कीमत हम निकालेंगे। वही उदाहरण है, पहले साल 10 जोड़ी जूते बने, दूसरे साल 15 जोड़ी जूते बने, कीमत फिक्स है, 2011-12 की कीमत है 500 रुपये पर पेयर। तो पहले साल कुल कमाई हुई 5,000 रुपये और दूसरे साल कमाई हुई 7,500 रुपये। तो यहाँ पर जो ये जीडीपी में ग्रोथ दिख रही है, यह है रियल ग्रोथ और इसको कहते हैं रियल जीडीपी। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि 2011 के बाद से 2011-12 के बाद से जूतों के जो भाव बढ़े हैं, हमने उनको जीडीपी में जोड़ा ही नहीं। यही अंतर है रियल जीडीपी में और नॉमिनल जीडीपी में। अगर आज की कीमत पर जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो उसमें महंगाई भी शामिल हो जाती है, इसको नॉमिनल जीडीपी बोलेंगे। और यदि इसमें से महंगाई को हटा दिया जाता है तो जो कैलकुलेशन आता है उसको कहते हैं रियल जीडीपी। यहाँ एक और गणित है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और जीडीपी एट मार्केट प्राइस का। याद रखना, हम इसको बाद में पढ़ेंगे, आज के लिए थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। आज बस नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी को ही ठीक से समझना है। भारत में जीडीपी कैलकुलेट करने का काम है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के पास और इसमें राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के पास, और इसका आधार वर्ष है 2011-12। जीडीपी तो कैलकुलेट कर लिया, अब इसका करें क्या? जीडीपी से पता चलता है कि हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ा या घटा। प्रोडक्शन बढ़ा मतलब डिमांड थी, डिमांड थी इसका मतलब है कि परचेसिंग पावर थी, परचेसिंग पावर थी इसका मतलब है कि लोगों के पास पैसा था, लोगों के पास पैसा था इसका मतलब है कि काम धंधा नौकरी पानी अच्छा चल रहा है। तो जीडीपी सिर्फ जीडीपी नहीं है, पूरा एक चक्र है, पूरा चक्का है, पूरी साइकिल है। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस भी दुनिया के देशों को आपस में कंपेयर करने के लिए जीडीपी का ही यूज करते हैं। यहां एक बात याद रखने वाली है कि जीडीपी देश में बनने वाली सभी फाइनल गुड्स का फाइनल प्राइस है। बनाने वाला चाहे कोई भी हो, भारत का नागरिक हो या न हो, फर्क नहीं पड़ता, जरूरी यह है कि देश के भीतर बनना चाहिए। जीडीपी में कुछ कमियां भी हैं। पहली कमी है आय असमानता। जीडीपी ये तो बता देती है कि देश में कुल कितना प्रोडक्शन हुआ या देश के सभी लोगों ने मिलकर कुल कितना पैसा कमाया, पर जीडीपी यह नहीं बता पाती कि किसने कितना कमाया और किसकी आय में कितना अंतर है। हो सकता है कि एक आदमी के पास देश की 50% कमाई हो और यह भी हो सकता है कि 50% लोगों के पास देश की सिर्फ 1% कमाई हो। तो यह फर्क जीडीपी के आंकड़ों में दिखाई नहीं देता। दूसरी कमी है पर्यावरणीय नुकसान। जीडीपी में प्रोडक्शन के दौरान पर्यावरण को होने वाले भारी नुकसान के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। पर्यावरण को होने वाली हानि को लेकर कोई भी इसमें मॉनेटरी कैलकुलेशन नहीं है, तो पर्यावरण को लेकर जीडीपी कुछ भी नहीं कहता। तीसरी कमी है इनफॉर्मल सेक्टर। इसमें इनफॉर्मल सेक्टर छूट जाता है क्योंकि जीडीपी में सिर्फ फॉर्मल सेक्टर के आंकड़े ही आ पाते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर की बातें इसमें नहीं की जाती। अब सवाल उठता है कि फॉर्मल सेक्टर क्या है और इनफॉर्मल सेक्टर क्या है।
फॉर्मल सेक्टर में सारी नौकरियां और सारे धंधे सरकार के पास पंजीकृत होते हैं, सरकार इनको मान्यता देती है और रेगुलेट करती है। इसमें नौकरियों को लेकर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, निश्चित वेतन होता है, पेड छुट्टियां भी मिलती हैं, हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलता है, बीमा और पेंशन भी मिलती है और इस तरह की कई सारी सुविधाएं फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉय को मिलती हैं। इसका उदाहरण है जैसे सरकारी विभाग, बैंक, निजी सरकारी दोनों तरह के बैंक हो सकते हैं, अस्पताल, यूनिवर्सिटी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर की कई कंपनियां। कहा जाता है कि इसमें 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय वाले सारे फर्म फॉर्मल सेक्टर में आते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें आते हैं सड़कों पर सामान बेचने वाले लोग, छोटे काम धंधे वाले लोग, ठेले वाले लोग, रेहड़ी वाले लोग, घरों में काम करने वाले लोग, घर घर जाकर सामान बेचने वाले लोग। और इस तरह के क्षेत्र में यानी इनफॉर्मल सेक्टर में सरकार के कुछ रूल्स रेगुलेशंस तो हैं, लेकिन इस तरह का कंट्रोल नहीं है और न ही इसके आंकड़े दिन प्रतिदिन सरकार के पास जाते हैं। तो इस तरह से इनफॉर्मल सेक्टर जीडीपी से छूट जाता है। भारत में लगभग 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जो नौकरियां या धंधा करते हैं और इनमें से 90% लोग इनफॉर्मल सेक्टर में ही काम करते हैं। फॉर्मल सेक्टर में तो सिर्फ 10% लोग ही हैं। तो इनफॉर्मल सेक्टर का पूरा डेटा जीडीपी में कैलकुलेट नहीं हो पाता है। कुछ डेटा इंक्लूड हो भी जाता है तो अधिकांश हिस्सा छूट जाता है। जीडीपी में हमें यह तो पता चल जाता है कि कमाई हुई है, कितनी हुई है, लेकिन इसका उपयोग कहाँ हुआ है, लोगों को इसका लाभ मिला या नहीं मिला, लोगों ने इसका उपयोग प्रोडक्टिव काम के लिए किया या भोग विलास की चीज़ों के लिए किया, इस तरह की चीज़ें हमें जीडीपी में दिखाई नहीं देती। तो जीडीपी की यह भी एक कमी है। आगे है एमसीक्यू। एमसीक्यू में पहला सवाल है, जीडीपी की गणना करने के लिए सही सूत्र कौन सा है? यह सूत्र है एक्सपेंडिचर मेथड वाला। हमने देखा था कि देश में जहां कहीं भी खर्चा होगा उसको जीडीपी में कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्या क्या कैलकुलेट करेंगे? उपभोग, उपभोग यानी कंजम्पशन, कंजम्पशन यानी सी, इन्वेस्टमेंट यानी आई, सरकारी खर्च जी और शुद्ध निर्यात x माइनस एम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। दूसरा सवाल है कि भारत में जीडीपी की गणना किस संस्था के द्वारा की जाती है? सही उत्तर है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, एनएसओ, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तीसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है, भारत वर्तमान में जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पद्धति का उपयोग करता है नहीं करता था, इसलिए ऑप्शन ए गलत है। दूसरा ऑप्शन है, भारत में जीडीपी की गणना का वर्तमान आधार वर्ष 2011-12 है, बिल्कुल सही है। 2011-12 के आधार वर्ष पर भारत में जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है मार्केट प्राइस पर। चौथा सवाल है कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में सही कथन कौन सा है? दोनों में अंतर ही पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए, नॉमिनल जीडीपी स्थिर मूल्यों पर आधारित होता है। नहीं, हमने देखा था कि नॉमिनल जीडीपी मार्केट प्राइस पर आधारित होता है। ऑप्शन बी, रियल जीडीपी वर्तमान मूल्यों पर आधारित होता है। नहीं, रियल जीडीपी स्थिर मूल्यों पर आधारित होता है। ऑप्शन सी, नॉमिनल जीडीपी मूल्य वृद्धि के साथ प्रभावित होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी वर्तमान मूल्यों पर कैलकुलेट होता है, इसलिए यह मूल्य वृद्धि से भी प्रभावित होगा। कम होगी तो कम हो जाएगा, ज्यादा होगी तो ज्यादा हो जाएगा। ऑप्शन डी कहता है कि रियल जीडीपी में महंगाई का प्रभाव शामिल होता है। रियल जीडीपी में महंगाई का प्रभाव शामिल नहीं होता, क्योंकि आधार वर्ष यानी कि 2011-12 के आधार पर कैलकुलेट हो रहा है, तो उसके बाद से जो अभी तक महंगाई बढ़ी उसमें कैलकुलेट नहीं है। लेकिन नॉमिनल जीडीपी पर यदि हम निकालेंगे तो वहां पर महंगाई शामिल होगी और इसमें महंगाई शामिल नहीं है, यहाँ महंगाई हटा दी गई है। पांचवा सवाल है, जीडीपी की गणनाओं में से कौन सा सही है? स्टेटमेंट पहला है, यह आय असमानता को नहीं दर्शाता। बिल्कुल नहीं दर्शाता, सही है। दूसरा, यह पर्यावरणीय क्षति को शामिल नहीं करता। नहीं करता, बिल्कुल सही है। तीसरा, यह अनौपचारिक क्षेत्र का योगदान पूरी तरह माप नहीं पाता। बिल्कुल सही है। ये तीनों ही समस्याएं हमने देखी थी। एक चौथी समस्या भी देखी थी जिसमें हमें यह नहीं पता होता कि कमाई खर्चा कहाँ हो रहा है। कमाई प्रोडक्टिव काम में खर्च हो रही है या फिर भोग विलास की वस्तु में खर्च हो रही है, वो भी दिखाई नहीं देती। लोगों का कल्याण हो रहा है या नहीं हो रहा है, यहाँ सिर्फ इतना दिखाई देता है कि कितनी कमाई हुई।
पहला एडिटोरियल यहाँ पर पूरा खत्म हुआ। दूसरा एडिटोरियल देखते हैं। दूसरा एडिटोरियल है बिहार के बारे में, एसआईआर के बारे में और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बारे में। एसआईआर के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्या प्रक्रिया है, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या समस्याएं हैं, पहले भी हम पहले वाले एडिटोरियल में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। भारत का निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत देश में चुनाव कराता है। 324 चुनाव आयोग को अधिदेश देता है चुनाव करवाने का, उसका निरीक्षण और निर्देशन करने का। तो चुनाव है तो चुनने वाले लोग भी होते हैं। इसके लिए चुनाव आयोग एक लिस्ट तैयार करता है। इसमें उन लोगों के नाम होते हैं जो चुनाव में जाकर वोट डालते हैं। इस लिस्ट में किसी क्षेत्र में रहने वाले लोग शामिल होते हैं जो जाकर उस क्षेत्र में अपना वोट डाल सकते हैं जब चुनाव होता है तब। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग उस क्षेत्र को छोड़कर परमानेंटली चले जाते हैं, पलायन कर जाते हैं, कुछ लोग मर जाते हैं। और ऐसा भी होता है कि उस क्षेत्र में रहने वाले कुछ युवा 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर लेते हैं। तो इस लिस्ट से कुछ लोगों को हटाना और इसमें कुछ लोगों को जोड़ना जरूरी हो जाता है, और यह काम समय समय पर करता है चुनाव आयोग। बिहार विधानसभा के चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस तरह की एक प्रक्रिया कर रहा है जिसे एसआईआर कहा जाता है। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी विशेष गहन पुनरीक्षण। इसमें उन लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं जो मर चुके हैं या स्थायी तौर पर पलायन कर चुके हैं। अभी तक फाइनल लिस्ट नहीं आई है, लेकिन चुनाव आयोग ने एक प्राथमिक लिस्ट, एक प्राइमरी लिस्ट जारी की थी और इस लिस्ट से 65 लाख लोगों के नाम हटा दिए थे। ये लोग अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते थे और आपत्तियां दर्ज कराने के दौरान जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 11 डॉक्यूमेंट बताए हैं उनमें से डॉक्यूमेंट देकर अपना नाम फिर से वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते थे, और इसकी आखिरी तारीख थी 1 सितंबर 2025। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है और चुनाव आयोग ने भी कहा है कि 1 सितंबर के बाद भी लोगों के दावे, शिकायतें और आपत्तियां सुनी जाएंगी, और जो लोग इस लिस्ट में जुड़ने के पात्र हैं उन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जोड़े जाएंगे। इसके लिए आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। यह निर्देश भी सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही दे दिया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की लिस्ट आने के बाद से लगभग 15 लाख से भी ज्यादा मतदाताओं ने फॉर्म 6 भरा है। फॉर्म 6 क्या होता है? फॉर्म 6 वोटर आईडी एप्लीकेशन होता है। यदि आपके पास वोटर आईडी है तो आपने यह फॉर्म भरा होगा, यदि आपके पास नहीं है तो यह फॉर्म आपको भरना होगा। इसको भरने के बाद वोटर आईडी के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं और आपकी वोटर आईडी बन जाएगी। तो वोटर आईडी बनाने के लिए जिस फॉर्म की जरूरत होती है उसको फॉर्म 6 कहते हैं। इसके अलावा 65 लाख लोगों में से सिर्फ 33,000 लोगों ने ही अपनी शिकायत दर्ज कराई है और उनको भी फॉर्म 6 भरना पड़ रहा है। यहाँ पर यह भी एक समस्या है कि नए वोटर्स के लिए भी फॉर्म 6 भरवाया जा रहा है, और जो वोटर्स फिर से लिस्ट में जुड़वाना चाहते हैं अपना नाम, उनके लिए भी फॉर्म 6 भरवाया जा रहा है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि 65 लाख लोगों में से मात्र 33,000 लोगों ने फॉर्म भरा है। अब इसमें से कुछ लोग जीवित नहीं भी होंगे, कुछ लोग परमानेंटली पलायन कर चुके होंगे, लेकिन कुछ लोग या बड़ी तादाद में कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो इसके बारे में नहीं जानते हो, या उन्हें जानकारी नहीं हो, जागरूकता ना हो, या फिर उनकी बातें सुनी ना गई हो। इसमें विवाद तो चल ही रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज इस काम में उनकी मदद नहीं कर रही हैं, और पार्टियां कह रही हैं कि बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर्स उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस काम को पूरा करने के लिए बिहार स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के पैरा लीगल वॉलंटियर्स को मदद करने के लिए निर्देश दिया है। पैरा लीगल वॉलंटियर्स क्या होते हैं? ये हमारी तरह आम लोग होते हैं, बस अपनी स्वेच्छा से स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के साथ काम करते हैं। एडिटोरियल में सुझाव दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एसआईआर प्रक्रिया के लिए समय लेकर आराम से पूरी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि अभी जो बिहार में एसआईआर हुआ है बड़ी तेजी से हुआ है। बहुत कम समय था क्योंकि चुनाव आ गए हैं और हड़बड़ी में बहुत सारी समस्याएं पैदा हो गई हैं।
एडिटोरियल खत्म, की पॉइंट्स के थ्रू रिवीजन कर लेते हैं। बात शुरू हुई थी बिहार से, एसआईआर से। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मसौदा सूची जारी की थी जिसमें 65 लाख लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया था। ये लोग 1 सितंबर 2025 तक अपना दावा कर सकते थे, शिकायत कर सकते थे और फॉर्म भर के फिर से अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 1 सितंबर के बाद भी दावे आपत्तियां जारी रहेंगी, सुनवाई होगी उन पर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी इस बात को माना है कि चुनाव के नामांकन की आखिरी तिथि तक यह प्रक्रिया जारी रहेगी। फॉर्म 6 के माध्यम से 15 लाख नए और 65 लाख पुराने वोटर्स में से 33,000 वोटर्स ने लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 भरा है, लेकिन यह संख्या काफी कम है। समस्या यह भी है कि दोनों प्रकार के वोटर्स को फॉर्म 6 भरना पड़ रहा है। विवाद तो चल ही रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि दल मदद नहीं कर रहे हैं, चुनावी पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां मदद नहीं कर रही हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज कह रही है कि बीएलओ सुनवाई नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि समय लेकर आराम से इस प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए, क्योंकि अभी हड़बड़ी में काफी तेजी से काम हुआ और हड़बड़ी में बड़ी गड़बड़ियां हो गई हैं। मेंस के लिए सवाल हो सकता है कि बिहार की एसआईआर प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश ने मतदाता सूची की पारदर्शिता और समावेशन से जुड़े गंभीर मुद्दों को उजागर किया है। आलोचनात्मक चर्चा कीजिए कि भारत में मतदाता सूची की तैयारी और संशोधन की प्रक्रिया को किस प्रकार अधिक विश्वसनीय और लोकतांत्रिक बनाया जा सकता है। इस सवाल के जवाब में सबसे पहले एसआईआर प्रक्रिया के बारे में बताना है कि एसआईआर प्रक्रिया में क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं। ये जो चुनौतियां आ रही हैं यही एक प्रकार की अपारदर्शिता है वोटर लिस्ट को अपडेट करने को लेकर। तो इन समस्याओं में है, एक तो लोगों को वोटर लिस्ट से क्यों बाहर किया जा रहा है, इसकी जानकारियां नहीं दी जा रही थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह जानकारियां दी गई। समय सीमा काफी कम है क्योंकि चुनाव आ गए हैं और तकनीकी समस्याएं भी आई, साथ में ब्यूरोक्रेसी में भी समस्या है और प्रक्रियात्मक जानकारियां भी लोगों के पास नहीं हैं। कुछ लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं है। तो वोटर लिस्ट में अपडेट करने को लेकर लोगों से कुछ भी बातें छिपानी नहीं चाहिए। ये जो समस्याएं आई हैं और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश के माध्यम से इन समस्याओं को दूर किया है। सबसे पहले तो आधार को लेकर आदेश आया था और उसके बाद अब 1 सितंबर की समय सीमा को लेकर भी आदेश आया है। तो सुप्रीम कोर्ट इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए निर्देश दे रहा है। अगर एसआईआर प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियां खत्म हो जाती हैं तो पारदर्शिता सुनिश्चित हो जाएगी, क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र का आधार लोग हैं। तो उन्हें उनके अधिकार से और उनसे जुड़ी प्रक्रियाओं से वंचित नहीं रखना चाहिए, उन्हें पूरी जानकारी देनी चाहिए। यहाँ बार बार सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी जानना जरूरी है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि आज़ादी के बाद फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की जगह 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। संविधान में भी इसके बारे में लिखा हुआ है। संविधान में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में विभिन्न प्रावधान हैं। वर्तमान में इसमें एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 33 न्यायाधीश हैं, कुल मिलाकर 34 न्यायाधीश हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति सीजेआई से सिफारिश लेते हैं। सीजेआई 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के साथ चर्चा करते हैं और इस तरह सीजेआई और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश मिलकर राष्ट्रपति को सिफारिश देते हैं। इस प्रणाली को कॉलेजियम व्यवस्था कहा जाता है। इसके बारे में संविधान में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। इस प्रणाली का विकास सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग फैसलों में हुआ है और इनमें 3 मुख्य फैसले हैं, जिनमें फर्स्ट जजेस केसेस 1981 का, सेकंड जजेस केसेस 1993 का और थर्ड जजेस केसेस 1998 का है। फर्स्ट जजेस केस यानी एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ 1981 में हुआ था और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति जब राष्ट्रपति करते हैं तो सीजेआई से परामर्श करते हैं, और लेकिन इस परामर्श का मतलब यह नहीं कि राष्ट्रपति से सीजेआई सहमत हो या परामर्श का मतलब सहमति हो। राष्ट्रपति जिसे चाहे उनसे परामर्श लेने के बाद भी नियुक्त कर सकते हैं। इससे न्यायपालिका पर कार्यपालिका का नियंत्रण बढ़ गया और न्यायपालिका कमजोर हो गई। इसके बाद 1993 में सेकंड जजेस केसेस आया। इसको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस भारत संघ भी कहा जाता है।
इसमें भारत के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कॉलेजियम व्यवस्था की शुरुआत हुई। इसमें फर्स्ट जजेस केसेस को पलट दिया और कहा कि परामर्श का मतलब सहमति ही होगा और सीजेआई भी 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करेंगे। थर्ड जजेस केसेस में कॉलेजियम प्रणाली और मजबूत हो गई और उसमें सीजेआई के साथ 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों को जोड़ दिया गया और इस तरह से अभी तक कॉलेजियम प्रणाली चली आ रही है। कॉलेजियम प्रणाली को लेकर आलोचनाएं भी होती हैं क्योंकि कॉलेजियम प्रणाली में सुप्रीम कोर्ट के ही वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं और इन पर आरोप लगता है कि ये भाई भतीजावाद को बढ़ावा देते हैं, अपने लोगों को आगे बढ़ाते हैं। तो कॉलेजियम प्रणाली को लेकर भी विवाद है, लेकिन फिलहाल चल रही है। कार्यकाल तो तय नहीं है, लेकिन 65 वर्ष की आयु में इनकी सेवानिवृत्ति का प्रावधान है। इनकी प्रमुख शक्तियां हैं जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट जाना जाता है, वे हैं फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करना। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करता है। हम अनुच्छेद 32 के तहत हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होने पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट हमारे अधिकारों की रक्षा करने के लिए रिट जारी करता है। दूसरा है जुडिशियल रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट सरकार के फैसलों को इस आधार पर चेक कर सकता है कि कानून ठीक से बने हैं या नहीं, कानूनों में संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन तो नहीं हुआ है। तो इस तरह से जुडिशियल रिव्यू की शक्ति भी सुप्रीम कोर्ट के पास है, संविधान का रक्षक है। ओरिजिनल जुरिडिक्शन है इसका राज्य और केंद्र के झगड़ों में। राज्य और केंद्र के झगड़े जब भी होते हैं सीधे सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे। इसका अपीलेट जुरिडिक्शन है, हाईकोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील सुनना। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा मांगे जाने पर सलाह भी दे सकता है। इसको एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं जिनमें चंपाकम दोराईराजन, केशवानंद भारती, मनेका गांधी फैसला, एसआर बोम्मई के सज्जन सिंह, गोलकनाथ, ऐसे कई फैसले सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं जिन्होंने हमारे संविधान की, हमारे देश की प्रणाली की रक्षा की है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का महत्व काफी ज्यादा है। अंत में एमसीक्यू देखेंगे। पहला सवाल है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर है 26 जनवरी 1950 को। इससे पहले फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया था और उसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1937 को और इस कोर्ट ने 28 जनवरी 1950 से काम करना शुरू कर दिया था। दूसरा सवाल है कि भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो प्रावधान है अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक। तीसरा सवाल है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 65 वर्ष। चौथा सवाल है कि सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र किस मामले में होता है? तो राज्यों के बीच में विवाद को लेकर या फिर केंद्र और राज्यों के बीच में विवाद को लेकर। पांचवा सवाल है कि मूल संरचना का सिद्धांत यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन किस ऐतिहासिक फैसले में प्रतिपादित हुआ था? इसका सही उत्तर है केशवानंद भारती केस में। केशवानंद भारती केस हुआ था 1973 में और इसमें बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत आया था। तो यहाँ पर दूसरा आर्टिकल भी खत्म। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे।